साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज ये नेचुरल ब्यूटी है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, उस स्थान का चित नज़ारा है दिखा रहा हूँ। इस जगह पर मैंने बैठ के कई साल तक पढ़ाई की है और इसलिए आज जो लाइव आया हूँ, ये लाइव बड़ा ज़बरदस्त है और इस लाइव के बड़े मायने हैं। तो अपनी बात यहीं पर से शुरू करता हूँ और आपको नज़ारा भी दिखाता हूँ। तो हम लोग अब एक ग्रामीण एरिया के अंदर में हैं और वो एरिया है कि जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था बचपन में, और बहुत बढ़िया एरिया है। तो आज के लाइव के अंदर में मैं जो बातें कहने के लिए आया हूँ, तो आज मैं सुबह सुबह सुकरात को पढ़ रहा था और सुकरात अपने ज़माने के बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति है जिनको सज़ा के तौर पर जहर पी के मारने का उस समय के न्यायाधीश ने फरमान जारी किया था। क्योंकि सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के अंदर में उनके बुद्धिमानी को चैलेंज किया था। सुकरात अपने समय के वो व्यक्ति है जिन्होंने वो काम किया कि लोगों का तर्क और बुद्धिमत्ता डेवलप कैसे हो, इस पर उनका ज़्यादातर फोकस रहता था। तो हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुकरात का जो कार्यकाल है लगभग 470 ईसा पूर्वी से 399 ईसा पूर्व, एथेंस ग्रीस, ये एथेंस जो ग्रीस देश है यहाँ का उनका जन्म है। इनका जो विचार था कि स्वयं को जानो, है ना, और एथिक्स और जीवन के सर्वोच्च सद्गुण को पाना, सर्वोच्च लक्ष्य को पाना, इन्होंने तर्कपूर्ण प्रश्नोत्तरी विकसित किया। इसको सैक्रेटिक्स मेथड कहा जाता है और उनका मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञान ही पाप है। पाप है ने अज्ञानता जो है ये पाप है और ज्ञान ये सद्गुण है। ज्ञान ये सद्गुण है, अज्ञानता पाप है। हालांकि उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके जो शिष्य थे प्लेटो, इन्होंने उनके विचारों को और संवादों को लिपिबद्ध किया। तो थोड़ा सा प्लेटो के बारे में भी समझ लेते हैं। प्लेटो का भी जो काल है वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। तो इनका भी जो विचार है आदर्शवाद के प्रवर्तक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज दिया। इन्होंने कहा कि इंद्रिय जगत से थोड़ा सा हटकर शाश्वत और आदर्श रूपों को देखना चाहिए। इनका जो है न्याय, राजनीति और शिक्षा पर गहन चिंतन था।
तो इन्होंने अपनी कृति जो है रिपब्लिक में दार्शनिक राजा है ना, फिलोसोफर किंग का सिद्धांत दिया और आत्मा को अमर माना और उसको 3 भागों में बांटने का काम किया प्लेटो ने, बुद्धि, साहस और इच्छा, डिजायर। ये जो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु के गुरु है ना, तो अरस्तु का जो कार्यकाल है ये 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इनका भी मुख्य विचार था, वो था रियलिज्म। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद। तो इनका प्लेटो के आदर्शवाद के विपरीत दुनिया का वास्तविकता का अनुभव और निरीक्षण पर इन्होंने बल दिया। तो नैतिकता का मध्यम मार्ग देने का काम किया अरस्तु ने और चरित्र का श्रेष्ठ रूप अति और अभाव के बीच बैलेंस को बताया। अति यानी ज़्यादा अति भी नहीं करना और बैलेंस से जो तथागत ने सम्यक मार्ग दिया वो इसी प्रकार का इन्होंने भी दिया। तर्कशास्त्र, लॉजिक, राजनीति, जीव विज्ञान, काव्य शास्त्र आदि पर इन्होंने गहन अध्ययन किया और इनकी पुस्तकें पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, माइक्रो मैचिंग्स, एथिक्स। ये सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट, हम नाम भी सुनते, सिकंदर महान के ये गुरु थे। कौन? अरस्तु। तो सिकंदर जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था उस समय, और इतिहास के अंदर इनका नाम भी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, ये उस समय के कार्यकाल के लोग हैं। थोड़ा सा हम इधर आगे आते हैं। 11वीं और 12वीं सदी के गुरु गोरखनाथ, नाथ पंथ के प्रमुख संत, योग और हठयोग पर विशेष बल दिया इन्होंने। जाति पाति और बाह्याचार का विरोध किया, आत्मज्ञान, तप और योग साधना से मुक्ति का मार्ग बताया, अलख निरंजन का प्रचार किया। गोरखनाथ आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर में गोरखनाथ का विशेष बोलवाला है और ये नाथ पंथ के संत है। इसी संतों के एक श्रृंखला के अंदर में संत तुकाराम जी को हम देखते हैं। इनका कार्यकाल 1608 ईसा पूर्व से 1649 ईसा पूर्व महाराष्ट्र में। ये वारकरी संप्रदाय के महान संत हैं और अभंग रचना के माध्यम से इन्होंने समाज में भक्ति, समानता और सरल जीवन का प्रचार प्रसार किया। पाखंड, कर्मकांड और ऊंच नीच का विरोध किया और भक्ति को सामाजिक समानता और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। और खास बात एक है कि शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी को गुरु मानते थे। और अगर पूरा एनालिसिस अगर किया जाए तो मैं अभी और आगे आऊँगा। फिर संत कबीर साहिब 1398 ईसा पूर्व से 1598 के आसपास का इनका समय है। निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत बोलते थे। निर्गुण भक्ति मतलब इनका जो आंदोलन था, ये मूर्ति पूजा, जाति भेद और धार्मिक आडंबर का इन्होंने कड़ा विरोध किया। ये वैज्ञानिकवाद के बहुत नज़दीक थे। साकी, सबद और रमैनी के माध्यम से लोक भाषा में गुड़, आध्यात्मिक विचार का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रेम और सत्य को इन्होंने मानव जीवन का आधार बनाया। और संतो सहज समाधि भली, तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, एक पीवत राम रस लागे खुमारी। मैं दशरथ के राम को नहीं मानता हूँ, मैं राम रस को मानता हूँ, उस राम रस को कि जो आध्यात्मिक रस है। तो इनका जो परिकल्पना था कि मूर्ति पूजा, आडंबरवाद से आध्यात्मिक क्रांति की ओर ले जाने वाले संत रैदास साहब। फिर संत रैदास साहब को हम देखते हैं। उसके बाद में संत कबीर साहब थे, संत रैदास साहब। इनका कार्यकाल भी 1450 ईसा पूर्व से
20 ईसा पूर्व के वाराणसी क्षेत्र के लगभग है। और ये भी इन्होंने भी जो है जन्मता जाति भेद का विरोध किया और मानवता का संदेश दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इनका मन को साधने के बारे में बात किया, जो धम्मपद के अंदर में तथागत कहते हैं, मनोपुग्गा मनोधम्मा मनोसेटा मनोमया। तो ये इन्होंने भी वही चीज़ कही कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बेगमपुरा नामक आदर्श समाज की परिकल्पना की, जहाँ पर कोई दुख सुख भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पर कोई सुख दुख और भेदभाव नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनका कार्यकाल लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। मुख्य इनका रिसर्च है कि दुख का नाश करना, एक सब्जेक्ट था इनका, दुख का नाश करना, संसार से दुख का ही नाश करना। क्योंकि राजा के पुत्र थे, सारी सुख सुविधा मिली, लेकिन बाद में देखा कि लोग लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है, राज्य के लिए लड़ाइयाँ चल रही है, पानी के लिए लड़ाई हो रही। तो उनको लगा कि कुछ ऐसा एक मार्ग दिया जाए कि लोग बढ़िया शांति से रहे, आनंद से रहे, बहुत बढ़िया मिलजुल के रहे। और इसी शोध के अंदर में उन्होंने कार्य किया और उसी शोध के दौरान उनको निब्बान का एरिया मिला, हाईएस्ट इनलाइटमेंट का एरिया। और ये निब्बान का एरिया जो आज तक का सबसे बहुत बड़ा रिसर्च है, टाइमलेस एरिया पर इनका रिसर्च है। टाइमलेस एरिया पर रिसर्च है। अभी वैज्ञानिक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और वैज्ञानिक क्या, संत लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इन्होंने दुख का मूल कारण लालच और आसक्ति को माना। लालसा आदमी की मतलब कभी पूरी नहीं होती, उसको लालच यानी सब मेरे को मिले, किसी को कुछ नहीं मिले, सब मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। शरीर बूढ़ा हो रहा है, फिर भी चिंता है। उस चिंता को सहन करते करते आदमी जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है, और चिंता में, दुख में पड़ के, बीमार होके शरीर भी छोड़ देता है। लेकिन उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं सारी अतृप्त रहती है, उसको वो समझ नहीं पाता, ना भोग पाता है, ना जान पाता है। वो उसका रीज़न है अज्ञान। इन्होंने दुख का मूल कारण अविद्या को बोला। तो ये विश्व के सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हुए कि जिन्होंने संसार के मॉरल सिस्टम को ढूंढ के निकाला और एक इंसान को अष्टांगिक मार्ग दिया। उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं, अष्टांगिक मार्ग पे आना है। और अष्टांगिक मार्ग आने के लिए उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये दुख मुक्ति का मार्ग बताया। तो इनका जो मार्ग है ये मध्यम मार्ग, मध्यम यानी राइट मार्ग है। ये ना तो अति भोगविलास का मार्ग है, ना अति तपस्या का मार्ग है, ये बैलेंस का मार्ग है। ना ज़्यादा भोजन करना है, ना कम करना है, उतना खाना है जितना बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो बॉडी के लिए ज़रूरत है उतना ही करना है, उतनी नींद लेना कि जो बॉडी के लिए ज़रूरत है ना। तो इनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बोध पर आधारित है, अवेयरनेस पर आधारित इनके। और अवेयरनेस, बोध के माध्यम से ही प्रज्ञा की प्राप्ति है, ध्यान की प्राप्ति है, एकाग्रता की प्राप्ति है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति है। और इन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग करने का प्रोग्राम ये किया। तो जो कंट्री के अंदर में इनका दर्शन गया, इनका ज्ञान गया, उस कंट्री के आज भी देखो जीडीपी के मामले में और वर्किंग के मामले में सब दुनिया को वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ताइवान के अंदर में अभी मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था और वो बता रहा था कि जो गाड़ियों के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में जो चिप्स लगती है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान बहुत आगे और बहुत बड़ी जीडीपी उसने रन की। तो हम उस पर भी आएंगे। तो इनका जो तथागत का जो मुख्य ये था कि वर्ण व्यवस्था का नाश करना है। और यज्ञ बलि का इन्होंने भयंकर तरीके से विरोध किया। यज्ञ बलि, यज्ञ के अंदर में जो जानवरों की जो बलि दी जाती थी, इसका बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने विरोध किया। मैत्री, करुणा और अहिंसा पर बल दिया। फिर इसी संदर्भ में हम आते हैं 4 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में ईसा मसीह की तरफ। ईसा मसीह ये
ईश्वर एक है और प्रेममय पिता है, ऐसा दर्शन इन्होंने दिया। पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, क्षमा, करुणा और परोपकार को सर्वोच्च धर्म माना इन्होंने। बाहरी कर्मकांड से अधिक हृदय की शुद्धता को इन्होंने महत्व दिया और गरीबों की, पीड़ितों की सेवा ही ईश्वर की सेवा माना। सत्य और प्रेम के लिए बलिदान, इन्होंने सत्य और प्रेम के लिए बलिदान भी दिया क्रॉस पर चढ़कर। फिर हम थोड़ा सा देखते प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर साहब को देखते हैं। इनका कार्यकाल 570 ईसा से 632 ईसा पूर्व के अंदर में है। इनका सोच है कि अल्लाह एक है, कुरान के अनुसार जीवन जीना और नैतिक आचरण करना। उनका उपदेश था कुरान के अनुसार जीवन जियो और नैतिक आचरण करो, समानता, सभी मनुष्य अल्लाह के सामने बराबर है। उनका ये कहना था कि सभी मनुष्य अल्लाह के सामने बराबर है, यानी अल्लाह का मतलब उनका आध्यात्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा या ब्रह्मांड की जो अच्छाई या उससे रिलेटेड है, या उन पवित्र चेतना से रिलेशन है कि जो चेतना पूरे ब्रह्मांड पे व्याप्त है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी मनुष्य अल्लाह के सामने बराबर है। नमाज यानी प्रार्थना, रोजा यानी उपवास और जकात यानी दान, हज यानी तीर्थ जैसे 5 स्तंभ इन्होंने बताए, है ना। नमाज, रोजा, जकात, हज, यानी नमाज यानी प्रार्थना, रोजा यानी उपवास, जकात यानी दान और हज यानी तीर्थ जैसे 5 स्तंभ बनाए। करुणा, दया और सामाजिक न्याय पर इन्होंने बात की। मूर्ति पूजा और अज्ञानता का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा। और इसलिए आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान हो या कहीं हो, वहाँ पे मूर्तियाँ भी तोड़ी गई, तो उसका वो उनको कुछ नहीं लगता कि मूर्तियाँ तो एक सामान्य चीज़ है उनके लिए, है ना। तो हम इन सब इसमें आके डॉक्टर बाबा साहब की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आधुनिक रूप में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत को इन्होंने संविधान दिया और वो संविधान के अंदर में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय सबसे बड़ा बेस माना। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान को जब अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। तो बाबा साहब के जो संविधान के संबंध में मूल विचार जो है, समानता, इक्वलिटी, सभी नागरिकों के लिए कानून के सामने सब समान है, सभी नागरिक जो है कानून के सामने सब समान है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, सामाजिक सौहार्द और एकता, न्याय, जस्टिस, है ना, जस्टिस क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में इनका है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जरूरी है। समान अवसर, शिक्षा, नौकरी, राजनीति, भागीदारी में सबको बराबरी का हक दिया। और राज्य की नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों पर इन्होंने जोर दिया। तो संविधान में बाबा साहब का जो मूल योगदान है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, भारतीय स्वतंत्रता की गारंटी, फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फिर इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, सामाजिक आर्थिक न्याय और हेतु दिशा निर्देश भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। संसदीय लोक प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म, राज्य का किसी भी धर्म से विशेष संबंध नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय के प्रावधान में इसमें रिप्रेजेंटेशन किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा देने का कारण ही ये आरक्षण, रिजर्वेशन। अस्पृश्यता उन्मूलन पे बहुत बड़ा काम किया बाबा साहब ने और समान नागरिकों को समान अधिकार दिया। तो बाबा साहब के दृष्टिकोण में यह है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बेकार हो जाएगा। तो संविधान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन चलाने वाले लोग अगर सही नहीं है तो ये संविधान बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी माना। लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, एक जीवन जीने का एक तरीका भी उन्होंने माना। उनका एक सपना था
कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ जाति भेद, ऊंच नीचता और असमानता नहीं हो, जहाँ जाति भेद, ऊंच नीचता और असमानता नहीं हो, अर्थात बंजर भूमि पे अच्छी फसल नहीं ली जा सकती है ना, ऊंची नीची ज़मीन पे अच्छी फसल नहीं ली जाए। अच्छी फसल लेना है तो उसको मशागत करनी होगी, उसको वो मॉरल तत्व देने होंगे या वो पोषक तत्व देने होंगे। ऐसे समाज का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा कि जो ये संविधान को समझ सके, उसको चला सके। तो बाबा साहब बहुत गहन दार्शनिक भी थे, हिस्ट्रिकल भी थे, इकोनॉमिकल भी थे और रिसर्चर भी थे। बाबा साहब रिसर्चर भी थे। तो हम ये देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने अपना दार्शनिक लेवल अच्छा बनाया और अच्छा काम किया, तो उनका क्या लेवल है, क्या आज की डेट में किस तरीके से है, तो हम थोड़ा सा भारत, चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, रूस के सामाजिक और आर्थिक विकास का थोड़ा सा मॉडल देखते हैं संक्षेप में। और ये बड़ा विषय तो है, लेकिन सरल बिंदुओं के साथ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो भारत का जो है सामाजिक विकास, लोकतांत्रिक समाज है, विविध संस्कृति, यहाँ पर जाति, गरीबी और शिक्षा, असमानता, ये चुनौतियाँ है आज के डेट में भारत की। जाति है, गरीबी और शिक्षा और असमानता, ये है ना, ये चुनौतियाँ हैं। और युवा जनसंख्या ज़्यादा है अभी आज के डेट में, तो उसका सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो विश्व की ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी 2025 के अनुसार 4 ट्रिलियन US$ के हिसाब से मानी गई है। आईटी, फार्मा, सर्विस सेक्टर में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कृषि पर निर्भरता अभी और भी अधिक है। 40% लोग अभी हमारे यहाँ कृषि पर निर्भर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है। तो चाइना को हम देखते, तो चाइना का सामाजिक विकास क्या, एक समाजवादी व्यवस्था है, लेकिन नियंत्रित स्वतंत्रता है। यहाँ पे स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता नहीं, कंट्रोल है स्वतंत्रता में। इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने एक अपनी पॉलिसी लागू की थी कि एक चाइल्ड और एक दंपति एक ही चाइल्ड बनाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जनसंख्या नीचे नीचे जा रही है, तो फिर इन्होंने उस पर थोड़ी ढील बरती और इन्होंने एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी में भारी निवेश किया। इनका ये मानना था कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर ये बहुत अच्छे से मिले तो बहुत आर्थिक विकास संभव है। तो आर्थिक विकास आज विश्व की 2nd नंबर की अर्थव्यवस्था है। इसकी 17 ट्रिलियन US$ की अभी ये अर्थव्यवस्था है करीब। मैन्युफैक्चरिंग हब और वर्ल्ड फैक्ट्री है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज भारत के अंदर में अगर देखो कि कंप्यूटर के पुर्जे से लेके और छोटी छोटी चीज़ से लेके हर चीज़ भारत को अभी निर्यात करने की क्षमता चाइना रख रहा है। और इसका फैक्ट्री बेस बहुत ज़बरदस्त है। एक ही हब बने पूरे के पूरे और सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। वहाँ के रोड या वहाँ के पुलिया और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे मतलब। तो और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर तकनीकी के अंदर निवेश किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका बहुत बड़ा निवेश है। ये आज अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में ये प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जितने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इसने बनाई तो अमेरिका भी अचंभित है। अमेरिका अगर आज डरता है तो वो चाइना से डरता है और अपना भयंकर कंपटीशन मानता है। हालांकि भारत को भी अपना कंपटीशन मानता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं मानता है जिस लेवल पे वो अमेरिका को मानता है, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं वो पछाड़ने की कोशिश करता है अमेरिका। कहीं ना कहीं उसका वीज़ा सिस्टम या अन्य दूसरा या टेरिफ लगा के जिस तरीके से वो काम कर रहा है अमेरिका, लेकिन चाइना के सामने इतनी दादागिरी नहीं करता है। चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि रूस उसके साथ नहीं जाए, इंडिया उसके साथ नहीं जाए, पाकिस्तान उसके साथ में नहीं जाए। इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं गोलबंदी का काम अमेरिका करता है, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में ही उभरना चाहता है और महाशक्ति के रूप में अपने आप को देखता है। और उसी प्लानिंग के अनुसार वो शस्त्र प्रदान करने का काम दुनिया को करता है, युद्ध लड़ाने का लिए उकसाता है कि तुम उससे लड़ो, तुम उससे लड़ो, तुम उससे लड़ो, है ना। उसका ये काम चलता रहता। तो अमेरिका का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो लड़ाने में और लोगों को साथ साथ में टेक्नोलॉजी देने में भी, टेक्नोलॉजी भी देता है, अपने लोगों को सहयोग भी करता है। लेकिन वो शस्त्र युद्ध जैसे यूक्रेन और रशिया युद्ध के अंदर में वो यूक्रेन को वो हथियार देता है, क्योंकि रशिया से डायरेक्ट लड़ तो नहीं सकता, तो यूक्रेन को आगे बढ़ा देता है। तो कहीं नहीं कहीं, है ना। तो इस प्रकार, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है
तो थोड़ा सा हम अमेरिका पर ही बात करेंगे। तो अमेरिका का जो सामाजिक विकास है, लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक समाज है। ये लोकतांत्रिक भी है और बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ का जीवन स्तर बहुत उच्च लेवल का है और यहाँ उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा होने का मूल कारण कि यहाँ के जो उद्योगपति है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं। जैसे मैं थोड़ा एंड्रू कार्नेगी की बात करूँ कि वो एक मजदूर का लड़का था, उसने बाद में स्टील इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा व्यक्ति बना। वो वहाँ का उस समय का अमेरिका का रिचेस्ट व्यक्ति बना। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो था स्टील से रिलेटेड बहुत बड़े पैमाने पे किया और उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। और जब उसने अपनी पूरी कंपनियां बेची तो उसके जो पैसा अर्न हुआ उसको, उस पैसे से एंड्रू कार्नेगी ने 2500 लाइब्रेरी के लिए दान दिया। 2500 लाइब्रेरियाँ अमेरिका के अंदर में एक साथ 2500 लाइब्रेरियाँ ओपन किया। और यूनिवर्सिटी की संख्या मुझे नहीं मालूम, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कॉलेज के लिए भी उसने दान दिया उसी सब। तो अमेरिका के अंदर में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस बने हैं, इन उद्योगपतियों के दान के पैसे से बनी है। ये मतलब समझना होगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। एंट्री कार्नेगी बहुत ज़्यादा नहीं, 7वीं 8वीं क्लास भी नहीं पढ़ा होगा मुश्किल से, लेकिन ये थिंकर था, बहुत बड़ा थिंकर था। और इसकी माँ बहुत मतलब वो थी, बहुत ज्ञानी महिला थी। और क्या था कि अमेरिका के अंदर में एक पार्क था कि उस पार्क के अंदर में कुछ अमीर लोग ही जा सकते थे। तो इनके पिताजी को एंट्री नहीं मिली और इनके माँ को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि बेटे को तो अच्छा बनाना है, और उन्होंने सपना दिया। तो वहाँ से ही बड़ा सपना लेके इस व्यक्ति ने काम किया, एंड्रू कार्नेगी ने। और एंड्रू कार्नेगी उस समय के बहुत बड़े थिंकर भी हो। और उस पर नेपोलियन हिल्स ने जो बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, 500 उद्योगपतियों का उस समय का रिसर्च करने के लिए नेपोलियन हिल्स को एंड्रू कार्नेगी ने ही बोला था। और एंड्रू कार्नेगी ने एक वहाँ पर दर्शन देने का काम किया। तो अमेरिका उस तरीके से डेवलप हुआ कंट्री है। अमेरिका उस तरीके से डेवलप हुआ कंट्री है। और ये भी कहते हैं कि ईसा मसीह भी भारत आए थे कश्मीर एरिया में, और वहाँ से भी उन्होंने कुछ इंडिया से फिलॉसफी लेके गए। तो यहाँ पर नस्ली और आर्थिक असमानता एक चुनौती है अमेरिका के लिए। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये, $26 ट्रिलियन इनकी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, सैन्य शक्ति में अग्रणी है। नवाचार और रिसर्च का केंद्र है। यहाँ पे इनोवेशन बहुत होता है। इंडिया के अंदर भी जैसे मंदिरों के लिए खूब दान दिया जाता है, वैसे अमेरिका के अंदर में इन्वेंशन के लिए बहुत दान दिया जाता है। बहुत पैसा लगाते हैं वो लोग, बहुत काम करते हैं। हमारे यहाँ जैसे मंदिरों के लिए, इधर मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर बनना चाहिए, मंदिर 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 हम खेलते रहते। वो टेक्नोलॉजी खेलते हैं, वो करते, ये रिसर्च होना चाहिए, ये विश्वविद्यालय अच्छा बनना चाहिए, यहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो उनका कॉम्पिटिशन उधर साइड में। हमारा बच्चा जैसे इधर वो कावड़ यात्रा के अंदर में कौन भेजता है? ये जो अज्ञानी पंडित है, ज्ञानी ब्राह्मण है, ये भेजता है उनको, जाओ कावड़ यात्रा में, महादेव का यात्रा करो, इधर की यात्रा करो, उधर की यात्रा करो, देवी की पूजा करो। लेकिन वहाँ के बच्चे रिसर्च और डेवलपमेंट में लगते कि हमें ये बनाना है, करना है, वो करना है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि अमेरिका के अंदर में जैसे एलन मस्क, इनको बचपन में ही कंप्यूटर मिल गया था, और हमारे बच्चों को बचपन में ही एक मूर्ति मिल जाती है कि जाओ बेटा ये अगरबत्ती लो और मूर्ति की पूजा करो, तुम्हारी ये मूर्ति भला करेगी। तो वो पूजा पाठ में लग जाता है। फिर कोई एक साधु आता है, उसको बोलता है कि बेटा शंकर जी ने बोला था भांग पियो, तो वो भांग पीने लग जाता, फिर वो शराब पीने लग जाता। तो हमारा डेवलपमेंट इधर जाता है। तो धर्म के नाम से अंधा बनाने का प्रोग्राम हमारे तरफ चलता है। हमारे जो विद्वान पंडित जो है वो विद्वान नहीं है, अविद्या से ग्रसित लोग हैं। वो ये समझते हैं कि हम लोगों को जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में बांट के रखेंगे, इनको अज्ञान में रखेंगे, तो ये बहुत डेवलपमेंट होगा, ऐसा वो सोचते हैं। और उसी के अनुसार वो अपने कार्यक्रम चलाते हैं। उनका मूल कार्यक्रम वही होता है, भांग पियो और कैसे भी रहो। तो हमको एक्चुअल में ये जो प्रोग्रेस कंट्रीज़ है, इससे सीखने की ज़रूरत है। हालांकि भारत की जो मूल सभ्यता है, ये बहुत सर्वोच्च सभ्यता है। भारत का जो गुरु है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि विश्व के अंदर में जो ज्ञान गया है वो भारत से गया। सम्राट अशोक ने कई विश्वविद्यालय बनाए थे, कई विश्वविद्यालय, ये 2-3-4 का नाम ही आता है केवल, है ना। 5-25 का नाम मैं आपको दे दूंगा उस समय का, है ना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इस प्रकार का हम नाम बोलते रहते हैं इतिहासकार, लेकिन उतना ही नहीं है, उससे ज़्यादा है। कई आयुर्वेद के संस्थान जो थे वो उन्होंने बनाए। पेड़ पौधों पे रिसर्च होता था। तो रिसर्च और डेवलपमेंट सम्राट अशोक के समय भारत में बहुत हुआ। और सम्राट अशोक का जो मौर्यकालीन साम्राज्य था, जो 10 मौर्यकालीन राजा थे,
उनका मौर्य शासन जाने के बाद फिर अज्ञानी लोगों का शासन आया, तो उन्होंने काल्पनिक कथा गढ़ के, कहानियाँ गढ़ के, है ना, कबीर साहब कहते पीवत राम रस लागी खुमारी, तो इन्होंने दशरथ का राम बनाया और 10 मौर्य राजाओं का रावण को बना के एक कथाएं निर्मित की और शंभुक का वध बताया कि शंभुक ज्ञान अर्जन कर रहा था तो इसका वध करने को बताया। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्थापित की और स्थापित करके उसका ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया। तो ज़बरदस्त प्रचार प्रसार करने का भी मूल कारण ये था कि भारत के अंदर में इनको सस्टेनेबल गुलामी करनी थी। तो सस्टेनेबल गुलामी करने के लिए इन्होंने एजुकेशन को तोड़ा, एजुकेशन को बोली एजुकेशन लेना केवल विशेष लोगों का हाथ है, फिर उसका प्रचार प्रसार करना भी विशेष लोगों का है। फिर उन्होंने संगठन तोड़ने के लिए जाति व्यवस्था निर्माण की, सोनार चांदी बनाने वाले लोग, चांदी का निर्माण करने वाले लोग, तेल निकालने वाले लोग, कृषि करने वाले लोग, इनको ही आपस में ऊंच नीच ठहरा दिया। जो कारीगर थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उनको नीचे लेवल पे जाने का इन्होंने प्रोग्राम किया। और ये करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस बुद्धि को, जो बुद्धि डेवलप होने वाली थी, वैज्ञानिक बुद्धि थी, उसको, उस तर्कों को उन्होंने ख़त्म किया, उस तर्क पर उन्होंने चोट किया। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और ये आंदोलन भी सफल इसलिए होते गया कि जो लोगों के लिए मतलब स्वतंत्र होना या डेवलपमेंट करना था, उनको ही उन्होंने शराब पिला दी। तो ये एक बहुत बड़ा गहन चिंतन का विषय है कि अपना ही शरीर जब बीमार हो जाता है या अपने विरोध में हो जाता, तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही अपने विरोध में जब हो गई, तो आदमी अपने विरोध में काम करता है, आदमी अपने ही विरोध में काम करता है। तो ब्राह्मणवाद ने जो धार्मिक का नाम से प्रचार प्रसार किया, वो धार्मिक प्रचार प्रसार न होकर गुलाम बनाने का प्रचार प्रसार है। तो अगर आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मानते हो तो आप एक्जैक्टली गुलाम हो। पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या आप जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानते हो तो आप गुलाम है। आपको इंसान के अंदर इंसान नहीं दिखता, आपको जाति दिखती है, फिर उसके अंदर वो जाति के आधार पर उसके गुणों का आप परीक्षण करते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं गुलाम हो। क्योंकि आपको गुलामी का जो प्रोग्राम देने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और उसने आपको गुलाम बना के रखा है और उसके लिए आप प्रचार प्रसार का काम कर रहे हो। आप मतलब वो हो कि जो एक नौकर होता जो बेगारी का काम करता है, तो आप बेगारी का काम करने वाले लोग हो, जिनको कुछ पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिनको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और बेगारी का काम करते हुए आप गलत चीज़ का प्रचार प्रसार में लगे हो। क्योंकि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं, ये मेरा आज का मतलब मेन टॉपिक वही है कि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि हमें भी उधर जाना होगा जिधर दुनिया जा रही है, अच्छा ही जा रही है। तो अमेरिका सेवा और डिजिटल इकोनॉमिक आधारित पर अर्थव्यवस्था है इनकी, सेवा और, है ना। फिर हम थोड़ा जापान की तरफ जाते हैं। तो जापान है, इनका सामाजिक विकास जो है बहुत अनुशासित है, उच्च शिक्षित समाज है इसमें, क्योंकि बुद्धिज्म का इसमें बहुत बड़ा लगभग कंट्रीब्यूशन है। और इसमें वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो मृत्यु दर है, मतलब वहाँ का 100 बरस जीने वाले लोगों की भी संख्या बहुत है। उसका रीज़न है कि यहाँ के लोगों का रहना एक बहुत अच्छा है और इनकी संस्कृति बहुत अच्छी है। ये भी एक छोटा देश है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इतना उसका लगभग क्षेत्रफल होगा, लेकिन अगर देखा जाए विश्व की सबसे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है ये। 4.2 ट्रिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उद्योग में अग्रणी है। हाईटेक वेलफेयर स्टेट है ना। जापान का नाम दुनिया में चलता है। फिर थोड़ा सा कोरिया को देखते। कोरिया के अंदर भी शिक्षा, तकनीकी, ये उन्नत समाज है। इसमें की कल्चर, इनके फिल्मों का विश्व में प्रभाव है और लोकतांत्रिक, लेकिन उत्तर कोरिया के खतरे से प्रभावित रहता है। इनकी तेजी से विकसित होती इकोनॉमी को टाइगर इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें सैमसंग, हुंडई जैसी वैश्विक कंपनियां भी है कोरिया की, है ना। सैमसंग और हुंडई जैसी हाईटेक इंडस्ट्री है। 5G और AI में अग्रणी है ये। और GDP 1.7 ट्रिलियन US डॉलर है। ये भी छोटा देश है लेकिन बहुत उन्नतिशील है। फिर थोड़ा सा हम रूस को देखते हैं। रूस की सामाजिक व्यवस्था शिक्षा और विज्ञान परंपरा पर यह बल देता है। समाजवादी परंपरा से प्रभावित, लेकिन अब मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया है। और इनकी पॉलिटिक्स जो इंडिपेंडेंस है वो सीमित है।
और इनकी जो इकोनॉमिक है ये तेल है, गैस पर आधारित है और जीडीपी इनका 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। सैन्य शक्ति और हथियार उद्योग में अग्रणी है और पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंधों को भी ये चुनौती है। तो हम जो देख रहे थे, कुछ जो चीज़ें देख रहे थे, इसमें हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक को भी देख रहे थे, थोड़ा बहुत मेन कंट्रीज़ की एजुकेशन सिस्टम को देख रहे थे। तो हमें भारत के संदर्भ में सोचना पड़ेगा कि भारत के अंदर में हमें क्या करना है, भारत के अंदर में हमें क्या करना है। और मैं संक्षेप में ही कुछ अपनी बातें कह के आज का लाइव समाप्त करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इधर आने का मेरा मूल कारण ये होता है कि मैं एक थोड़ा आपका एक ब्रेन आई को ओपन करना चाहता हूँ। अभी देवी का सीज़न चल रहा है, लोग मंदिरों के अंदर में घंटे बजाने के लिए जा रहे हैं, 10 दिन का उपवास कर रहे हैं। बिल्कुल धार्मिकता को मैं किसी का चुनौती नहीं दूंगा, बहुत सही बात है, करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत के अंदर में तथागत सम्यक संबुद्ध एक महागुरु है, महागुरु बोलता हूँ मैं उनको। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उन पर हमने रिसर्च कम किया, उनको चोरी करके कुछ चीज़ें चोरी करके हमने अपने नाम से करके हमने ये बताया कि हमें ये मालूम है, हमें वो मालूम है। लेकिन उन्होंने जो डायरेक्शन दिया था वर्ल्ड के लिए पहली चीज़ उन्होंने जो दी कि मॉरल सिस्टम, कि वर्ल्ड एक मॉरल सिस्टम से काम करता है। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया कि चांद, तारे, सूरज ये घूमने का एक नियम है, तो वर्ल्ड का एक मॉरल सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है कि उन्होंने ये कहा कि अपने जीवन में भी मॉरल सिस्टम ये करना है। तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि आपको अच्छी फसल लगानी है। अच्छी फसल लगाने का मतलब कि आपको उसमें से कांटे हैं, झुड़ूप है, फालतू के पौधे हैं, वो निकाल के फेंकने और अच्छे पौधों को डेवलप करना है। इसका मतलब कुछ भी नहीं निकालना, उसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन से गलत विचारों को बाहर करना, अच्छे विचारों को ये करना, उसको रोपित करना अच्छी तरह। तो अपने चित्त को अच्छा डेवलपमेंट करना, माइंड का अच्छा डेवलपमेंट करना है। चित्त यानी सबकॉन्शियस माइंड है ना, और माइंड, वाचा से अच्छा बोलना, शरीर से अच्छा काम करना है, तीनों कर्म इंद्रियों को साधना है और साध कर अष्टांग मार्ग पर आकर अपने दुख से मुक्ति करना है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम करना है। तो तथागत का जो पूरा ध्यान था वो सामूहिक उपलब्धि पर था। तो इनका संघ की परिभाषा इन्होंने दी, तो संघ से ही कारपोरेशन से बने। सबसे बड़ी बात देखना, मैं जो आपको मेरे इन्वेंशन का सबसे बड़ा जो रूप बता रहा हूँ, जिन्होंने संघ को समझा, संगठन को समझा, ये कारपोरेशन या बड़ी बड़ी कंपनियां संगठन ही है, संघ है। और हमारे यहाँ पे वो संघ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले मॉरलिटी की कमी रही है। क्योंकि गणपति बाप्पा मौर्य और आधा लड्डू चोरिया, गणपति बाप्पा मौर्य का वंशज है ऐसा हमने बताया, लेकिन आधा लड्डू चोरने वाला है और चूहे के अंदर बैठ के रहता है। मतलब हमने उसका तर्क विकसित नहीं होने दिया। तो आधुनिक जो कथाकार थे या जो वर्णव्यवस्था स्थापित करने वाले लोग थे, इन्होंने बुद्ध की जो तर्कशास्त्र था या इन्वेंशन था, इसका बंट्याधार इंडिया के अंदर में किया। और जो तर्क करने वाले थे, डेवलपमेंट करने वाले थे, उसकी शिक्षा पर प्रतिबंध किया। और इन्होंने ये इसलिए किया कि अहिंसा की परिभाषा को बुद्धिस्ट लोगों ने गलत तरीके से लिया था। बुद्धिस्ट लोगों ने क्या किया कि तथागत ने अहिंसा के लिए मना किया, इसलिए शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और शांति से रहूंगा, ऐसा दिया। लेकिन तथागत के जो वाक्य है उनका ये कहना था कि अगर कोई पागल कुत्ता या पागल हाथी या पागल कोई आपको मारने के लिए आए तो आपका काम आपका संरक्षण करना है। मतलब एक महिला पर कोई अगर भेड़िया बलात्कार करने के लिए आए तो उसका काम बनता है कि उसको अपनी सुरक्षा करना है। तो वो संकेत उन्होंने दिया कि हे भिक्षुओं, जब सीलों को इन अनुशासित आचरण, अच्छे आचरण को जब खतरा हो तो वहाँ भीगी बिल्ली मत बनो। उन्हें लड़ने पर जोर दिया। तो उसका एक डेवलपमेंट है जो बोधि धम्म जो है चाइना के अंदर में, जो बोधि धम्म गया है, बोधि धम्म जो बोधि यहाँ के बोधि धम्म यानी एक अपने राजा थे, उनके वंशज थे और उन्होंने चाइना के अंदर बुद्धिज्म जो ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने जो जैन परंपरा उनके माध्यम से जो स्थापित हुई और जैन परंपरा के अंदर में जो ताइक्वांडो और कुंफू गया, ताइक्वांडो और कुंफू को वहाँ के भिक्षु ताइक्वांडो, कुंफू और बहुत सारे इसमें, तो चाइना खेलों के अंदर में बहुत आगे है। तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। वही चीज़ कुछ जापान के अंदर में महायान गया और महायान और थेरोवाद में जो डिफरेंस हुआ, थेरोवाद ने कहा कि हम आत्म उन्नति करेंगे, हमारी उन्नति करेंगे, हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, अरहत बनेंगे और ध्यान करेंगे और अपना भला करेंगे। तो वो अपने तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। तो महायानियों को लगा ये छोटा काम कर रहे हैं, हम बड़ा काम करेंगे, हम तो अपने को निर्वाण अभी नहीं चाहिए, पहले लोगों का दुख दूर करो। तो वो प्रचार प्रसार में लग गए। तो वो महायान का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया, उन्होंने बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया, किन्होंने जापान वालों ने।
जापान वालों ने बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट के किया, तो बाबा साहब ने महायान को भी लिया, थेरवाद को भी लिया, महायान को भी लिया, थेरवाद को भी लिया। लेकिन मैं उससे आगे जाने की बात कर रहा हूँ। महायान को भी छोड़ो, थेरवाद को भी छोड़ो और तथागत को अपनाओ। ओरिजिनल थिंकिंग पे हमके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तथागत ने क्या कहा, क्यों कहा, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये चीज़ों पर हमें आना पड़ेगा। अगर ये चीज़ों पे आएंगे तब हम अपने अंदर के बुद्धत्व को समझेंगे, बोधि अंगों को समझेंगे। बोधि अंग जो हमारे इसमें है, जो पारमी की बात है, पारमिता तो ना ता नाम बाद में जुड़ा, पारमी यानी संपूर्ण करना, अपने आप को डेवलपमेंट करना, सील पर डेवलपमेंट, अच्छे आचरण के लिए अपने आप को डेवलपमेंट करना, मैत्री के लिए डेवलपमेंट करना, करुणा के लिए डेवलपमेंट करना, दृढ़ निश्चय के लिए अपने आप को डेवलपमेंट करना, अच्छे आचरण के लिए अपने आप को डेवलपमेंट करना, त्याग करने के लिए डेवलपमेंट करना, बुराई से त्याग करने के लिए, और दान करने के लिए डेवलपमेंट करना। जो दान पारमी यानी श्रेष्ठता, तो दान की बात भी है। किसको दान है? गरीबों को दान, शिक्षा के लिए दान, हॉस्पिटल के लिए दान, है ना, लाचार व्यक्ति के लिए दान, जिसके पास में अभी कोई विपत्ति आ गई उसके लिए दान, कहीं बाढ़ आ गई वहां पर दान। तो ये दान की परंपरा, तो ये दान की परंपरा से आसक्ति खत्म होती है। तो ये अष्टांग मार्ग जो है वो वेल डेवलप मार्ग है। तो हमें अभी भारत की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाबा साहब ने एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दूसरे साइड में उन्होंने धम्म दिया। बाबा साहब ने एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दूसरे साइड में धम्म दिया। धम्म देने का कारण यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले लोग होते, तो लोगों का अगर डेवलपमेंट होगा, लोगों का अगर ब्रेन विकसित होगा, लोग अगर अच्छे होंगे, लोग अगर दानदाता होंगे, और दानदाता आदमी अच्छे नेचर का आदमी, और उसको मिनिस्टर बना दो, वो क्या करेगा? गांव-गांव में जाएगा और गांव-गांव में जाके देखेगा ये गरीब का बच्चा है, पढ़ने के लिए चल बेटा तेरे को फीस माफ, चल तू पढ़ने के लिए आ। और वो करेगा। शिक्षा मंत्री बोलेगा चलो एजुकेशन के लिए बजट, इतना बजट ज़्यादा बढ़ा देगा, है ना। उसका दिमाग अलग तरीके से चलेगा। वो बोलेगा अच्छा ये बीमार है, चलो चलो हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, इसको ये करो। वो मानवता के लिए वर्क करेगा। वो बोलेगा बेरोजगार है, क्या काम दे सकते, चलो फैक्ट्रियाँ लगाओ, ये करो, वो काम करो। वो उसको ये करेगा। नशेड़े आदमी उसको बोलेगा चलो इसको वहाँ पे नशा छुटकारा वाले केंद्र में ले जाओ। कोई बलात्कारी है, बोले इसको एजुकेशन के अंदर में ले जाओ, इसका दिमाग को ठीक करो, इसको ध्यान मेडिटेशन में लगाओ, तो ध्यान मेडिटेशन के क्लासेस करेगा। बहुत सारा कुछ चीज़ वो वेल डेवलपमेंट के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर एक चोर आदमी के हाथ में दे दो संविधान, उसको बना दो प्रधानमंत्री, उसको मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी, तो वो क्या करेगा? उसका अगर दिमाग फ्रेश नहीं है, दिमाग ठीक ठाक नहीं है, तो वो चोरी करेगा, वहाँ जाके चोरी करेगा। फिर कम पावर है तो कम चोरी करेगा। अगर रास्ते में चलने वाला अगर चोर है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो आपका पैकेट ही मारेगा, चेन निकालेगा। लेकिन अगर उसके हाथ में भारत की अर्थव्यवस्था दी जाए तो वो क्या करेगा? पूरा बंटाधार करेगा। तो इसलिए नीचे लेवल पे जो करप्शन होता है वो बहुत कम होता है। ऊपरी लेवल पे अगर एक बदमाश अगर बैठ जाए तो बड़ा लेवल पे करप्शन करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई तुम ये फैसला नहीं करोगे तो जज को भी करप्ट किया जाता है। तुम्हारे पीछे ये लड़की है, वो लगा देगा केस, वैसा ऐसा न्याय दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक की गोलबंदी हो जाती है, नेताओं की गोलबंदी हो जाती है। ऐसा स्टेटमेंट दो, नहीं तो ये करेंगे। तो आजकल ये जो भयंकर तरीके का कुचक्र चल रहा है राजनीति के अंदर में, और न्यायाधीश लेवल पे, न्यायाधीश तो ऐसे ऐसे अनपढ़, अभी मैंने देखा कि ये पीठासीन अधिकारी वगैरह जो रिटायर्ड जजेस वगैरह बिठा दी जाते, ये तो मतलब इसमें से बहुत से तो विद्वान होते, बहुत अच्छे होते, लेकिन बहुत तो ऐसे कि वो पढ़ती ही नहीं है। मुझे ये याचिका को लेकर 2 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा, वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि भाई साहब एक्सप्लेनेशन ये ऐसा लिखा है इस याचिका की, और जबरदस्ती के वहाँ पे मेरे 1 लाख रुपए खर्चे हो गए। तो ये घटिया लेवल का जो जुडिशरी के अंदर काम चल रहा है। वकील बोल रहे हैं कि फीस मिल गया, काम खत्म है, हमको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। टीचर बोलता है कि अरे मेरे सिलेबस में इतना है, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्या करना है। तो हमारा जो आलसीपन है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना। पत्रकार बोलता है कि भैया क्या छापना है, जो भी मन में आए छाप दो। टीवी चैनल वाला बोलेगा कुछ भी यार, नेताओं की ये कर दो, लेकिन मेन चीज़ों को छापो ही नहीं। हमें इस देश को नंबर 1 पे रखना होगा। इस देश के नागरिकों को हमें नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। उसके डेवलपमेंट को नंबर 1 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी यहीं पे रहने वाली है। आपके परिवार आपके जाने के बाद भी यही रहने वाली है। आप क्या दे रहे हो उनको, क्या डिसीजन दे रहे हो, किस प्रकार से। लोग कहते कि मेरा परिवार अच्छा रह जाए, बाकी तो चूल्हे में जाए, क्या फर्क पड़ता है। बोला मैं पड़ोसी वाले मोहल्ले को मैं दारू पिलाऊंगा, लेकिन उसको प्रतित्व समुद्पात समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ प्रतित्व समुद्पात कैसे काम करता है। मैं देखता हूँ एक सम्राट कॉलोनी के अंदर में एक नशेड़ी आदमी घुस गया और उसने उस बच्चे को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया? बोले कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं, नशेड़ी था, उसका दिमाग पगला गया था, घर वाले सतर्क नहीं थे। अब मैं ये बोलता हूँ कि जिसने उसको उसके परिवार को नशेड़ी का बनाने का प्रोग्राम किया होगा,
जिसने उसको ये किया होगा। तो कार्य कारण का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। कोई बोले कि एक नशा करते हुए कोई ट्रक गाड़ी चला रहा, तो आप क्या समझते हो वो ट्रक वाला ही मरेगा, उसके सामने आने वाले वाहन को नहीं चोट पहुंचेगी। आप समझो, मतलब प्रतीत समझो, कार्य और उसके परिणाम को समझो। तो आपको मोरालिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। इसलिए तो सरकार ये बोलती कि दारू पी के वाहन नहीं चलाना, ये दंड इसलिए क्यों? इसलिए तो वो नियम बनाए गए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इसलिए थोड़ी बनाए गए कि भाई लोगों को जीवित रखना है, उनका जीवन आगे बढ़ाना है, इसलिए मोरल सिस्टम है। इसलिए थोड़ी है कि तुम कुछ भी करो, पैसा खाओ, लोगों घर से बाहर भगाओ, ये करो वो करो, उनकी संपत्ति छीनो, उनका ये करो, उनका शिक्षा छीनो। और आज के नेता उसी में ज़्यादा लगे हुए, उसी में ज़्यादा लगे। नेतागिरी का मतलब है ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई का मतलब है जनता के लिए आया हुआ बजट खत्म करो, कागजों में बजट दो। ये इसको नेतागिरी नहीं कहते। हमारी एजुकेशन सेंटर डेवलप होने चाहिए, पब्लिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आप लेके क्या आए थे लास्ट में, और लेके क्या जाए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म आप साथ में लेके जाने वाले हैं। इसलिए आपको तैर के अपने ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय रूप में पहुंचाना है जो अविद्या से ग्रसित है, हमारी जो चेतना है। इसलिए निब्बान कहा गया कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का ज्ञान तथागत ने विश्व को प्रथम दिया। इसलिए भारत को विश्व गुरु बोला जाता। विश्व गुरु तथागत के कारण भारत को बोला जाता है, और विश्व भारत को नतमस्तक करता है। ये चीज समझने की जरूरत है। और उनके फिलासफी से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट उत्पन्न हुए, और बहुत सारे राजा उत्पन्न हुए। और अगर मैं अभी कल ही बहुत बड़ा बोला हूँ कि अनाथ पिंडक जैसे महादानी व्यापारी खड़े ये हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दान दिए। विशाखा जैसी जो कन्या थी वो भी एक बहुत बड़ी व्यवसायी थी, भारत की महिला व्यवसायी थी। मतलब भारत में महिला व्यवसाय बनी है ना। अभी दुर्गा जी और इसकी हम पूजा करते हैं, हम बहुत सारे ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाखा एक व्यवसायी थी, ये हम नहीं बताते, हमें पता ही नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेरणा मिलेगी। हमारी लड़कियां व्यवसायी बनेगी, वो बड़ी बड़ी व्यवसायी बनेगी, बड़ी बड़ी साम्राज्य बनेगी, बड़ा बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो उसके दिमाग में जाने ही नहीं देना, उसके दिमाग में ये जाने देना क्या करना है बेटा पढ़ के, तो चूल्हा चौका करना है। तो इसलिए जो धर्म के नाम से जो आडंबर चल रहा है उसको मिटाने का काम युवाओं का है, हम लोगों का है। और ये उद्देश्य ये है कि ज्ञान को जगाना, अलग अलग तरीके से आपसे बात करके, वर्ल्ड वाइड लेवल से हम बात करके आपको क्या बताना चाहते हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि बुद्धिज्म आखिर क्या है। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म वो चीज़ें है कि आपको आलस्य से दूर कराएगा, आपको एक एजुकेशन देगा, आपको संगठनात्मक रूप से, क्योंकि संगठन अगर आप बनाने में कामयाब हो गए, संगठनात्मक रूप से, चाहे आप राजनीतिक संगठन बनाओ, सोशल संगठन बनाओ, इंडस्ट्री की संगठन बनाओ, या जो भी संगठन बनाओ, क्योंकि हर जगह संगठन से ही काम होना है। एक जैसे चाइना अपना संगठन बना के मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ है, रिसर्च की एक टीम होती है, वो टीम भी एक संगठन है। तो इसलिए तथागत का संघ भी था, वो एक टीम थी धम्म का प्रचार प्रसार करने वाली। उनको फुल टाइमर लगा दिया गया था तथागत ने। किसके लिए? ये लोगों के लिए कि तुम इनको प्रशिक्षित करो। क्या प्रशिक्षित करो? अच्छा व्यवसाय करने के लिए, तो सम्यक आजीविका करने की। इनको बड़े बड़े उद्योगपति बनाओ, बड़ा सेवक बनाओ, बड़े दानदाता बनाओ, इनकी इकोनॉमिक बढ़ाओ, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो इनको दारू से दूर रखो, जुए से दूर रखो, अच्छा बनाओ इनको, इनके परिवार को अच्छा बनाओ, जाके उनको प्रवचन कराओ जाके, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो हमने अभी वो जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। ध्यान मेडिटेशन का अर्थ ही था कि एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक जानकार व्यक्ति, क्योंकि मैत्री रहेगी, करुणा रहेगी, उसके अंदर अहिंसा रहेगी, वो सब लोगों का अगर भला करेगा तो कई लोगों के जीवन के अंदर में रंग भरने का काम करेगा। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है, और आज के डेट में केवल हमें उसको अपनाकर, समझकर इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते, समझते, अपनाते हो तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इतना आगे बढ़ेंगे कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। आपको बहुत बड़े अवसर है इस दुनिया के अंदर में, जीवन के अंदर में रंग भर जाएगा। और आपका जब मन प्रफुल्लित होगा, क्यों मन प्रफुल्लित? क्योंकि आप दानशील होगे। दान इन्हें अच्छी भावना से जब दान दोगे, सामने वाले को जब अच्छी भावना से दान मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा, वो भी आपको आशीर्वचन कहेगा। आशीर्वचन कहने की भूमिका तैयार होगी, और उस भूमिका के कारण आनंदमय वातावरण तैयार होगा। नहीं तो आजकल क्या होता, लोग दिखाते हैं कि देखो मैं अमीर बन गया, तू तो कुछ नहीं, देखो मैं ये बन गया, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ। और किसको दिखा रहा है? अपने गरीब भाई को, गरीब दोस्तों को, गरीब रिश्तेदारों को, गरीब समाज को ये दिखाने की कोशिश। दिखाओ मत, उसको आगे बढ़ाओ, उठाओ, है ना। अपने तो बुलंद करना है, लेकिन लोगों को भी बुलंदी पे पहुंचाना है ना। लोगों को गिराना नहीं है, लोगों को उठाने का काम करना है ना। लोगों को उठाने का काम करना, और किसको? जो उठने के लिए तैयार है। मूर्ख लोगों को नहीं उठा सकते,
मूर्ख आदमी है, क्या करोगे उसको उठा के, वो उसका नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाए। आपको सही चीज़ें चुनाव करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति है, वो संगठन है, वो विचार है, वो लेने हैं और आपको आगे बढ़ना है। इसलिए संघर्ष जब होगा, संघ यानी संघ के माध्यम से किया हुआ हर्षित कार्य। संघर्ष का मतलब कोई बीमारी नहीं है कि आपत्ति आ गई तो कर रहे संघर्ष। संघर्ष का मतलब संघ और हर्ष, संघ प्लस हर्ष, इससे बना है संघर्ष। और उसका ही अगर इंग्लिश में ये कहा जाए तो आंदोलन, या उसका आंदोलन भी होता है, या मोमेंटम बेस्ड, है ना। तो संगठित होके जब हम संघर्ष करते हैं, हर्ष के साथ संघ साथ में आके वर्क करता है, तब टीम वर्क बनता है। और जब टीम वर्क बनता है तब उसमें प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो ये जो जीडीपी है, जो कब बनती है, जब लोगों के घर के अंदर में इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, हमारी फसलें अच्छी होती है, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, हमारा एजुकेशन अच्छा होता है, हम लोग अच्छे होते हैं। नहीं तो क्या, एक मजदूर 500 रुपये कमा रहा है और एक आदमी है एलन मस्क पर डे का 25,000 करोड़ कमा रहा है। तो दोनों में अंतर है। लोग तो दोनों ही है, दोनों के पास ही दिमाग है, दोनों ही अपने माँ के पेट से पैदा है, लेकिन क्या है अंतर, क्या है उसका डेवलपमेंट उसके देश में, उसके स्कूलों ने उस तरीके से किया। हमारे यहाँ पे मजदूर को बोला क्या करना है तू, तो मजदूरी कर, ये ले दारू मोवे की पी ले, तो उसका डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। उसको वो वातावरण नहीं मिला। तो तथागत यही चाहते थे कि एक इन्वायरमेंट मिले, कि इन्वायरमेंट से अष्टांगिक मार्ग में वृद्धि होगी। अष्टांगिक मार्ग में वृद्धि होने से बहुत कुछ ज़बरदस्त होगा। तो हमें अपने जीवन में कई लोगों के घर में अंधेरे के अंदर में जाके दीपक जलाना है। कई दिलों के अंदर में जो अंधेरा पड़ा है, जो लोग पीड़ित है, शोषित है, उनके अंदर जाके दीपक जलाना है। वो दीपक की लो और प्रकाश जगाना है। प्रकाश का मतलब प्रज्ञा जगाना है, प्रज्ञा जगाना है। प्रज्ञा से उनको सील आएगा, सील और प्रज्ञा साथ साथ में चलेगी, उससे समाधि आएगी। समाधि मतलब कंसंट्रेशन होगा अच्छे के लिए, और सारा गोल हम अचीवमेंट करेंगे। और अचीवमेंट करके हम क्या करेंगे, हम जीवन में अपनी भी शांति लाएंगे, अपनी भी प्रसन्नता लाएंगे, उन्नति भी लाएंगे। और जब ये शरीर छोड़ेंगे तो सम्राट जैसा शरीर छोड़ेंगे। सम्राट है ना, सम्राट अपने राजा इसको त्याग करता, हम अपने शरीर को ऐसे त्यागेंगे, खुशी खुशी हंसते हुए, गाते हुए। इसलिए जो अरहंत होते हैं उनको जब शरीर वो छोड़ते हैं तो उनका शरीर छोड़ने के बाद में लोग रोते नहीं हैं, वो रोने के लिए मना करते, रोना नहीं भैया, मैंने जीवन बहुत अच्छे से ये किया, ये शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने देश। कौन सा मेरा जो वास्तविक देश है, मेरा जो वास्तविक है। तो हमें है ना, तो चदरिया झीनी रे झीनी, जो कबीर साहब कहते हैं ना कि जैसी चदरिया लाए थे वैसी ही नहीं लेके जाना, उसको शुद्ध करना है। हमारे एक मंत्री जी बोले थे, मेरे को जैसी चादर मिली थी वैसी छोड़ के जाऊँगा। मैंने कहा बस तुम्हारा नॉलेज उतना ही, जैसी गंदी चादर मिली थी गंदी छोड़ के जाओगे। अरे उसको स्वच्छ करो, धो। आपको जो चीज़ें मिली है उसको बढ़िया करके जाओ, आपको इसे कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन अकल उतनी होती उतने ही अभी पीवत राम रस लागी कुमारी को तो जय श्री राम बोल दिया। मैंने एक ने पूछा जय श्री राम, मैंने कहा जय श्री राम, मैंने कहा अर्थ जानते हो, तो बोले नहीं। मैंने कहा जय मतलब विजय होना, श्री यानी सर, राम यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। मैंने कहा उसका तुम दशरथ के बेटे की जय कर रहे हो, मैं अच्छे की जय कर रहा हूँ, बस तुम में और मेरे में अंतर इतना ही है ना। तुम मुसलमानों को डंडे मारते हो, हम ये नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम दोस्ती करवाने का काम करते हैं। हमारे अंदर में मानवता है, बस अंतर यही है। हम लोग जाति व्यवस्था नष्ट करते हैं, हम लोग समानता का स्थापना करते हैं, हम एजुकेशन की स्थापना करते हैं। तो बाबा साहब हमारे लिए आदर्श है, बुद्ध तथागत आदर्श है, कबीर साहब आदर्श है, संत रैदास साहब आदर्श है। वो लोग सब आदर्श है कि जिन्होंने विश्व के लिए कुछ बढ़िया काम किया, इन्वेंशन किया। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। यानी मंगल कामनाओं के साथ आज का लाइव खत्म करता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।